यामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। Good morning to all. Namaste. At the outset, I have to convey my apologies, my sincere regrets for not having been physically available over there. I had, though very much desired to be so, but it thus happened that an important high-level meeting of the government has come up precisely at the same time, around 10:30 a.m. on Wednesday, and that has held me back. But I must say that I am going to miss you all much more than you all would possibly miss me. आज का वर्ष सन 2023 का वर्ष भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है, इसलिए भी कि इस वर्ष भारत G20 की मेज़बानी कर रहा है, और विशेष तौर पर इसलिए कि एक ऐसे समय में जब देश के प्रधानमंत्री के और नहीं श्री नरेंद्र मोदी हैं, the longest serving head of government for almost 23 years now, first as Chief Minister, then as Prime Minister, and at the same time also one of the longest serving heads of government in the world today. If you see how many Prime Ministers have changed in 10 Downing Street in UK, how many presidents have changed at the White House in Washington, and therefore one can reasonably say that Prime Minister Modi has given a model of governance which is sustainable, which defies the principle of diminishing returns, and which grows stronger with each new challenge. And therefore, the point to ponder in the context of today's meeting is, what is the correlation or the interrelationship between the Modi governance of 2023 and the youth of 2023? यदि आप याद करें कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद जो मोदी जी का पहला भाषण था, उसमें उन्होंने एक बात उल्लेखनीय कही थी। उन्होंने कहा था ये सरकार गरीब को समर्पित होगी, उन वर्गों को जो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की प्राथमिकता से छूट गए, मुख्य धारा से पीछे रह गए, महिलाओं को, युवाओं को। और इस प्रकार हमने देखा एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए जो युवाओं पर केंद्रित थे, जो युवाओं की प्राथमिकता को ध्यान में रख के किए गए, क्योंकि इस देश में युवाओं की प्रतिभा की कभी कमी नहीं थी। अब ये तीसरी पीढ़ी जा रही है आज़ादी के बाद, एक आज़ादी के समय की पीढ़ी, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन, पोस्ट जनरेशन, नाउ थर्ड जनरेशन। लेकिन उस समय भी जब देश आज़ाद हुआ, आप ज़रा कल्पना करिए, सारा भाई ने स्वप्न देखा था अंतरिक्ष का, और व्यवस्थाएं इतनी कमज़ोर थी हमारी कि बाईसाइकिल के कैरियर पर वो लॉन्चर लेकर के जाते थे। और होमी भाभा ने जब दुनिया के आगे ये घोषणा की कि मैं हिंदुस्तान में एक न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने वाला हूँ, द न्यूक्लियर प्रोग्राम इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड टू पीसफुल पर्पसेज, आई एम श्योर नोबडी वुड हैव ट्रस्टेड हिम, बिकॉज हिरोशिमा नागासाकी हैड जस्ट हैपेंड अबाउट 7-8 years ago, बट टुडे वी स्टैंड विंडिकेटेड। कहने का तात्पर्य ये कि हमारे युवाओं में प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी। क्या भाषण किया था, और जनता भी बहुत ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेती। लेकिन टुडे व्हेन यू लुक बैक, आज 9 साल पूरे होने वाले हैं मोदी जी के कार्यकाल के, यू कैन रीजनेबली से विद एविडेंस दैट मोदी जी हैज़ वॉक्ड द टॉक एंड ऑल्सो लेड हिज टीम टू वॉक द टॉक। एंड सिंस एज स्टूडेंट्स ऑफ साइंस वी आर टॉट नॉट टू स्पीक विदाउट एविडेंस, जस्ट रिकॉल, प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद लगभग 2-3 महीनों के भीतर जो पहला निर्णय लिया गया था युवाओं को लेकर के, अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही एक कुरीति थी, अपने दस्तावेज, अपने सर्टिफिकेट गेस्टेड ऑफिसर्स अटेस्ट करवाए जाए, मोदी जी ने उसे समाप्त कर दिया और एक संदेश दिया देश भर में कि एक ऐसी सरकार आई है एक नए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जिसमें इतनी क्षमता है कि वो अपने देश के नौजवानों पर भरोसा कर सके, गवर्नमेंट विच हैज़ द कैपेसिटी टू ट्रस्ट द यूथ ऑफ दिस कंट्री। फिर उसके कुछ ही महीने के बाद उन्होंने लाल किले से आह्वान किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि सरकारी पदों की नियुक्तियों में इंटरव्यू समाप्त कर दिया जाए, ताकि पक्षपात, भेदभाव की कोई शिकायत ना रहे। और डीओपीटी ने एक प्रक्रिया चलाकर ऐसा किया, सो दैट एवरीबडी हैज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड रिगार्डलेस ऑफ द सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। पारदर्शिता लाने के लिए, जवाबदेही लाने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया, और पारदर्शिता रहे, न्यायपूर्वक व्यवस्था रहे, उसके अनिवार्य है कि ग्रीवेंस का, शिकायत का निवारण समयबद्ध तरीके से हो।
ग्रीवेंस सेल को सीपी ग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया, ऑनलाइन कर दिया गया, समयबद्ध तरीके से निवारण होने लगेगा। जहाँ 2014 से पहले भारत सरकार के खिलाफ पूरे एक वर्ष में मात्र 2 लाख शिकायतें आया करती थी, आज बढ़ करके उनकी संख्या साल में 20 लाख हो गई। जब ये बात मैंने मीडिया के कुछ मित्रों के आगे रखी तो किसी ने व्यंग किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी सरकार के खिलाफ शिकायतों की संख्या बढ़ गई हो। तो मेरा उत्तर था कि इस बात का जवाब आज से 150 बरस पहले मियाँ गालिब दे गए, जब उन्होंने कहा कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब क्यों किसी का गिला करे कोई। अर्थात शिकायत वहाँ की जाती है जहाँ उम्मीद है, अपेक्षा है, तवक्का है कि उसके निवारण होगा। वी फाउंड वी इन द सीपी ग्राम्स, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट, इन द डिपार्टमेंट, इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल followed a time-bound strict discipline. Every week we were monitoring and we were disposing of nearly 95 to 99% grievances, और उसके बाद शिकायतकर्ता के साथ एक अधिकारी टेलीफोन पर बातचीत भी करता। इसी प्रकार मोदी जी ने हाल ही में रोजगार मेला का क्रम शुरू किया, 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का अपने देशवासियों से वादा किया। बल्क प्रमोशंस हुई, नियुक्ति के बाद अपना कामकाज आप ठीक निभा सकें तो युवाओं के लिए मिशन कर्मयोगी, यानी जो जिम्मेवारी आपको सरकार ने दी है उसके लिए आप अपना शिक्षण प्रशिक्षण कर सकें। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सन 1988 में बनाया गया था, 30 साल के बाद 2018 में उसमें संशोधन लाया गया। द ब्राइब गिवर ऑल्सो मेड एज मच कल्पेबल एज ब्राइब टेकर, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि नौजवान अफसर हाल ही में नियुक्ति हुई हो और कोई अपनी रंजिश के कारण उसके खिलाफ शिकायत करे। जो शिकायत करेगा कि मैंने रिश्वत दी है वो भी जिम्मेवार ठहरा जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी जी ने एक जागरूकता लाई नौजवानों के लिए कि सरकारी नौकरी के अतिरिक्त भी बहुत सारे विकल्प हैं इस देश में। लाल किले से आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। देखते ही देखते 350 से बढ़कर के स्टार्टअप्स की संख्या देश में 90,000 से पार कर गई, 100 से अधिक यूनिकॉर्न हो गए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 41 पैदान ऊपर आकर के 81 से 40 पर आ गए और भारतवर्ष दुनिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम में नंबर 3 पर खड़ा हो गया। बायोटेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ इतनी बायोडाइवर्सिटी है, हिमालय से लेकर समुद्रों तक, उसकी तरफ किसी ने देखा नहीं था। 2014 से पहले बायोटेक स्टार्टअप्स हमारे मात्र 50 युवा थे, आज उसकी संख्या बढ़कर के 6,000 हो गई। बायो इकोनॉमी ऑफ इंडिया बिफोर 2014 was just $10 billion. Today it is $80 billion and the target is $100 billion by 2025. अनेकों नए आयाम which were exclusive to India. अरोमा मिशन, लेवेंडर कल्टीवेशन का एक नया स्टार्टअप का आयाम आप ही के बगल में भद्रवा से शुरू हुआ, और पूरी टेक्नोलॉजी सपोर्ट भारत सरकार की ओर से प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए। लगभग 3,000 इससे लोग जुड़ गए हैं और अपनी एक आमदनी से वो संतुष्ट हैं। यहाँ तक कि कुछ एक बच्चे जो कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी करते थे वो भी छोड़ करके इस पर्पल रेवोल्यूशन का लाभ उठा रहे हैं। इसी प्रकार बैम्बू, नॉर्थ ईस्ट में, मध्य प्रदेश में बैम्बू हमारे पछवाड़े में उगता था बांस, लेकिन फॉरेस्ट एक्ट के तहत उस पर पाबंदी थी। 1918 में अंग्रेज फॉरेस्ट एक्ट बना कर गए थे, 100 साल के बाद उसमें संशोधन लाया गया और होम ग्रोन बैम्बू वॉज एग्जेम्प्टेड, ताकि नौजवान अपनी जीविका स्वयं कमा सके। लगभग 5-6 हज़ार करोड़ रुपया अगरबत्ती की तजारत होती है इस देश में प्रति वर्ष। बैम्बू सारा यहाँ उगता था और अगरबत्ती सारी कोरिया और दूसरे देशों से आती थी। अब उसका उत्पादन देश के भीतर होने लगेगा। स्टार्टअप्स के लिए ज़रूरी है शिक्षा, लेकिन शिक्षा के साथ साथ शायद उससे भी अधिक ज़रूरी है इनोवेशन, स्किल, सपोर्ट। एक आंकड़े आपके सामने रखूँगा, आप चकित रह जाएंगे। कन्वेंशनल एजुकेशन के क्षेत्र में सन 2014 में मात्र 725 विश्वविद्यालय थे इस देश में, उसमें 300 और अधिक जोड़ दिए गए, लगभग 50% केवल 9 वर्षों में, एट द रेट ऑफ 1 न्यू यूनिवर्सिटी एवरी वीक। मेडिकल कॉलेजेस केवल 145 थे 2014 में, उसमें 2060 का इजाफा किया गया, यानी जितने 70 साल में बने थे उससे अधिक 9 सालों में, एट द रेट ऑफ 1 कॉलेज ऑफ मेडिसिन पर डे। इसी प्रकार डिग्री कॉलेज 5,000 और जोड़ दिए गए, एट द रेट ऑफ 2 डिग्री कॉलेजेस पर डे। ये सब इसलिए कि हर युवा को शिक्षा के लिए एक्सेसिबिलिटी रहे। ही शुड नॉट और शी शुड नॉट बी डिप्राइव्ड of receiving education simply because it's not available. सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में पहली बार उत्तर भारत का पहला टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस खोल दिया गया, और वहाँ दूसरी ओर
कुछ एक त्रुटियों को दूर करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डिग्री को किसी हद तक डीलिंक करते हुए स्किल के साथ जोड़ते हुए, पहले क्या होता था कि 12वीं जमात ने युवा में इम्तहान दिया, मेडिकल सब्जेक्ट्स ले लिए, मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ, बीएससी कर ली उसी बायोलॉजी में, बायोसाइंसिस में, उसके बाद कोशिश की कहीं टीचर वीचर लग जाए, लेक्चरर लग जाए, वो भी नहीं हुआ, फिर एमएससी कर ली, फिर पीएचडी कर ली, फिर साइंटिस्ट बन गए। लेकिन यहाँ पर आपको मोहलत रहेगी, एग्जिट एंट्री, आप अपने सब्जेक्ट बदल सकते हैं, सब्जेक्ट कंबाइन कर सकते हैं, अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक अपनी लाइन बदल सकते हैं ताकि आपके स्किल को, आपके एप्टीट्यूड को पूरा एक्सप्रेशन मिले। ड्रोन्स एक नया क्षेत्र नौजवानों के लिए, पाबंदी थी, केवल आईआईटी के परिसर में उसका प्रयोग हो सकता था। हमारे ही विभाग ने, जो आपने देखा बोट लैब, 1000 ड्रोन का प्रदर्शन हुआ बीटिंग रिट्रीट के दिन, केवल 1.5 करोड़ रुपए का सहयोग उनको दिया गया था सरकार की ओर से। आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं अपनी परफॉर्मेंसेस दे करके। अंतरिक्ष का विभाग गोपनीयता में काम करता था, मोदी जी ने उसको खोल दिया फॉर प्राइवेट प्लेयर्स। आज वहाँ 100 से अधिक स्टार्टअप है। अभी हाल ही में आपने देखा स्काई रूट नाम के स्टार्टअप ने अपना प्राइवेट रॉकेट वहाँ से लॉन्च किया। रोमा मिशन, बैम्बू का मैं जिक्र कर चुका। मुद्रा के लोन 700 करोड़ वितरित हुए हैं नौजवानों में से, जिनमें से 70% युवा महिलाएं हैं। ये सब बातें युवाओं को लेकर के, युवा केंद्रित, इनका हमें जानकारी रहे, ये कहना अनिवार्य है। लेकिन अब आवश्यकता है कि हम अपना माइंडसेट बदलें। मोदी जी ने बड़ी तेज़ रफ्तार से हमें ग्लोबल एरिना में आगे बढ़ाया है, लेकिन हमारे माइंडसेट में जो सरकारी नौकरी का वहम बैठ गया है और हम समझते हैं कि रोज़गार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी, उस वहम से हम निकलेंगे तो शायद कई और नए आयाम खुलेंगे। अभी हाल ही में उधमपुर में खादी का एक्सपो लगाया गया था, राष्ट्रीय स्तर का। 1 लाख करोड़ का खादी का टर्नओवर मोदी जी के आह्वान पर हुआ है। मोदी जी ने हमें मंत्र दिया, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन। 50,000 करोड़ की सब्सिडीज जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, अधिकतर कश्मीर घाटी वालों ने उसका लाभ लिया। इस क्षेत्र में भी उसकी जागरूकता कम है। इसलिए मैं चाहूँगा कि नौजवान, इस सारी भारत सरकार की योजनाएं वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, जानकारी उपलब्ध है, मोबाइल हमारी जेब में है। ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्टिव मैकेनिज्म रख दिया गया है जिसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं। और इससे आगे, माय लास्ट पार्ट ऑफ द टॉक, द वे फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर, आपके शीर्षक में लिखा हुआ है, यूथ रोल इन पीस बिल्डिंग, यूथ रोल इन कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, and finally global consensus. We are, ladies and gentlemen, boys and girls, already a part of the global world. Whether we like it or not, we have no option but to be so. And therefore, if we have to move forward, we have to live up to global benchmarks, we have to live up to global parameters, we have to prepare ourselves for global challenges, and we have also to address the global concerns, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, चाहे वो क्लीन एनर्जी है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट कंसर्न्स की बात की और भारत का रुतबा वहाँ बुलंद किया। और अभी हाल ही में पिछले 77 दिवस के संबोधन में ग्रीन हाइड्रोजन की बात की। वेरी सून इंडिया विल बी वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ क्लीन ग्रीन हाइड्रोजन। और इसलिए द ओनस लाइज ऑन द यूथ ऑफ टुडे, दोज हु आर इन 30s and who are going to be prime citizens 25 years hence in 2047, how best they can use this opportunity, क्योंकि ये उनके हिस्से में आया। पर ये वरदान परमात्मा ने दिया कि जब हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा आज़ादी की सन 2047 में, और आज का युवा उस समय का प्राइम सिटीजन होगा, तो उसको ये श्रेय होगा, उसको ये शर्फ होगा कहलाने का कि आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ सेंचुरी इंडिया। एंड देयरफॉर वी of the earlier generation have the responsibility to induce that capacity building of the youth of today. और इसलिए चूँकि हम एक विश्वविद्यालय में खड़े हैं, हमारे पास शोध के केंद्र हैं, मैं चाहूँगा कि हमने भी अपने स्तर पर एक विजन 2047 डॉक्यूमेंट शुरू किया है, विश्वविद्यालय के स्तर पर भी शुरू किया जाए। और ये काम इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं, क्योंकि वी टेंड टू लुक एट 2047 थ्रू द प्रिज्म ऑफ 2023, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। वी नीड टू हैव साइंटिफिक इंडिसेस, क्योंकि जो 25 वर्ष के बाद होना है शायद हम उसका भी गुबार और कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका सबसे आसान तरीका मेरी बात समझने का, यू गो बैक 25 years to 1998, जस्ट इमेजिन व्हाट वाज न्यू दैट डे एंड व्हाट इज, वेयर डज दैट एग्जिस्ट टुडे। फॉर एग्जांपल 1998 में बड़ा एक प्रसिद्ध कंज्यूमर आइटम था VCR, वीडियो रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट। कहाँ गए वो आज? 1998 में
नेताओं के घरों में कतारें लगी रहती थी कार्यकर्ताओं की कि एसटीडी का बूथ अलॉट कर दीजिए, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। लेकिन जब तक बच्चे परवान चढ़े एसटीडी बूथ बंद हो गए। सो इट्स अनइमेजिनेबल, सो मेनी इम्पॉन्डरेबल्स। हम साइंटिफिकली इंडिसेस डिफाइन करें, उस इंडिसेस के मुताबिक उनके अनुकूल अपने बच्चों को, अपने युवाओं को तैयार करें, so that when 2047 happens, the youth today, the students of this university today can take the credit of having determined the face of India 2047 के हिंदुस्तान की 2047 में क्या तस्वीर होगी, क्या चेहरा होगा, क्या स्वरूप होगा, उसको निर्धारित करने का वरदान परमात्मा ने आपके हिस्से में रखा है। इस स्वाभिमान के साथ, इस जिम्मेवारी के साथ हम आगे बढ़ें तो आई एम श्योर वी विल डू जस्टिस to this U20 event in the year 2023 when we are approaching the Amrit Kaal towards 2047. जन सेवाओं के क्षेत्र में चाहे ऊर्जा हो, खाद्य सुरक्षा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों, पर्यावरण हो, इनमें युवाओं की भूमिका सुनिश्चित की जा सके। आप सबको याद होगा स्वामी विवेकानंद जी की उम्र महज 30 साल थी जब वो शिकागो पहुंचे थे। विश्व मानव की मूलभूत एकता को उन्होंने अलग अलग देशों से आए हुए प्रतिनिधियों के सामने जिस तरह रखा और समस्त सृष्टि के कल्याण की चेतना विश्व के जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज विश्व की क्षमता, उसका सामर्थ्य जो पारस्परिक झगड़ों में व्यर्थ हो रहा है, उसे बचाने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से आज युवाओं के कंधों पर है। विश्व की सामूहिक शक्ति को संरक्षित करके उसे मानवीय विकास एवं मानवता के उत्थान में लगाने की जिम्मेदारी आज के युवा पर है। विश्व के बहुविध समाज के युवा वर्ग को जब मैं देखता हूँ तो मुझे एक समान मूल्य और आकांक्षाएं, उन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता भी दिखाई पड़ती है। चाहे ग्लोबल साउथ हो या ग्लोबल नॉर्थ हो, युवा वर्ग गहरे भाईचारे एवं समान मूल्यों के बंधन में बंधे हुए हैं। अनेक समाज में नई आशाएं और आकांक्षाएं उत्पन्न कर रहे हैं और खासकर ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आने वाले देश सकारात्मक परिवर्तन के एक नए युग की दहलीज पर कदम रखे हैं। अब युवाओं के ऊपर एक बड़ा दायित्व आ गया है इस यात्रा में नई विश्व व्यवस्था को मूर्त रूप देने का, जो समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए हो और वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना से शांति, समृद्धि, मैत्री, सहयोग और प्रगति के क्षितिज पर विस्तार करे। कबीरदास ने कभी लिखा था, जीव बिना जीव बाँचे नाही, जीव का जीव आधार, जीव दया कर पालिए पंडित करो विचार। एक जीव का कल्याण दूसरे जीव के बगैर नहीं हो सकता है, यानी इंसान का इंसान ही सहारा बन सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यही दर्शन विश्व में मानवता का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमें एक और पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि पीस बिल्डिंग और पीस कीपिंग में भारत का योगदान विश्व मानव कल्याण की प्रतिबद्धता का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भारत दुनिया के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में आज शामिल है। 1950 से लेकर आज तक भारतीय सैनिकों ने अलग अलग देशों में 49 पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लिए हैं और आज भी 8000 से ज़्यादा ट्रूप्स यूनाइटेड नेशंस के 10 मिशन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि भारत को कई दशकों तक पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को भी झेलना पड़ा है। अगर आप जम्मू कश्मीर की तरफ देखेंगे तो पहले अनुच्छेद 370 की वजह से एक व्यवस्था ऐसी थी जो भेदभाव निर्मित करती थी। बाद में आतंकवाद की वजह से 45,000 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लाखों लोग अपनी मिट्टी, अपनी ज़मीन छोड़ने पर मजबूर हो गए। एक ऐसा टेरर इकोसिस्टम हावी था जिसने समाज के मनोबल को तोड़ने का काम किया। कई दशकों तक यहाँ समाज की आकांक्षाओं का गला घोंटा गया। आज भी नार्को टेररिज्म के माध्यम से समाज की ऊर्जा और ख़ासतौर से युवाओं की ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप मिल बैठ कर चर्चा आज करने वाले हैं। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अनेक नए रास्ते, नए सुझाव पर आप चर्चा करें
और निश्चित रूप से इस मंथन के बाद ये सुझाव सामने आएंगे जो इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करेंगे, युवाओं को इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए निश्चित रूप से ताकतवर बनाएंगे। आज पूरा विश्व देख रहा है कि अगस्त 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए जम्मू कश्मीर का उदय हो रहा है। इस नए जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स युवा हैं जो विकास को नई दिशा प्रदान कर सकेंगे। और अगर मैं आंकड़े बताऊं तो प्रतिदिन 580 यूथ इंटरप्रेन्योर्स आज जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, 580 इंटरप्रेन्योर्स डेली। और हर दूसरे दिन एक स्टार्टअप यहाँ रजिस्टर हो रहा है। पहला FDI भी जम्मू कश्मीर की धरातल पर उतरा है। सही मायने में पेपरलेस फेसलेस पब्लिक सर्विस डिलीवरी स्थापित करके डिजिटल एम्पावरमेंट तथा मिनिमम गवर्नमेंट की दिशा में भी हमने अच्छी प्रगति की है। आई फील ओवरजॉयड टू सी द चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस लैंड ऑफ सूफीज एंड सेंट्स, एंड आई कैन से विदाउट हेजिटेशन that Jammu Kashmir is emerging a noticeable narrative on bringing civility to the land that was once scarred and wounded by terrorism. People, especially youth, are fearlessly pursuing their dreams. Now economic development, an important stimulus to aspirational society, and basic fundamental rights like education, healthcare, employment, and the pursuit of happiness are no longer hostage to violence. Youth power is the strength of Jammu Kashmir, and they have dedicated themselves to regenerate the society and to drive inclusive development. बापू ने कभी कहा था कि हिंसा को प्रतिहिंसा से समाप्त नहीं किया जा सकता है। मानव जाति को केवल अहिंसा के द्वारा ही हिंसा से मुक्ति मिल सकती है। मैं Y20 के इस महत्वपूर्ण मंच से युवाओं का आह्वान करूंगा कि आपको व्यक्ति एवं देशों के बीच शांति, सामंजस्य, सहअस्तित्व, समझदारी, विश्वास एवं सहयोग बनाए रखकर सच्ची पारस्परिक निर्भरता और आपसी सम्मान पर आधारित वैश्विक समाज का निर्माण करना है। आपका हर कदम देश की डेस्टिनी भी तय करेगा और आप सभी की सामूहिक ताकत से ही देश नई तरक्की करेगा, नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सदियों से मार्गदर्शन के लिए, सत्य की खोज के लिए, नीति आधारित व्यवस्था के लिए पूरा विश्व भारत की तरफ अपेक्षा से देखता रहा है। और आज भी जब विश्व कोविड, क्लाइमेट चेंज और कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है, तब उसे मानवता के सबसे बड़े ऊर्जा क्षेत्र भारत से ही समाधान की अपेक्षा है। मैं एक बार आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद। थैंक यू सर। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।